राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम शुरू करने वाले। देखिए, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो नॉर्मल दिन तो है नहीं बिल्कुल भी। तो वीडियो बनाने के लिए मैं तो पहले टॉपिक्स ढूंढ रहा था कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जा सकता है आज के दिन। तो बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे कंपनीज़ है जिनको कवर करना है, कौन कॉज गाइडेंस कवर करना है। बट मैंने सोचा कि एक कंपनी है जिसको काफ़ी टाइम से मैं स्टडी करते आ रहा हूँ। पहले तो बिजनेस मैंने पढ़ा जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसके बाद ऑर्डर बुक देखा और इंटरेस्टिंग लगा, एंड जब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। क्योंकि अब तक हम ये देखते आ रहे थे कि किसी कंपनी में विजय करिया का इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी में मुकुल अग्रवाल का इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी में एबाकस मतलब मिस्टर सुनील सिंघानिया का इन्वेस्टमेंट है। ठीक वैसे दोस्तों, ये वाला जो कंपनी है, इधर पे एक दो तीन नहीं, चार पाँच सात ऐसे बड़े बड़े दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने, पीएमएस फंड्स ने एंड दिग्गज इन्वेस्टर्स ने निवेश किया। तो हमने सोचा कि एक छोटा कंपनी मतलब स्मॉल कैप है अभी, इस छोटे से कंपनी में इतने सारे स्मार्ट प्लेयर्स, इतने सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट आया है, कुछ तो खास होगा इस बिज़नेस में। तो जब हमने पढ़ना शुरू किया, उसके बाद कंपनी का रिजल्ट आया एंड देन कंपनी का गाइडेंस मैंने देखा, तो मेरा जो फ्रेमवर्क है गार्प इन्वेस्टिंग, उसके बहुत अच्छी तरीके से फिट बैठता है ये कंपनी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो ना कि एक कोई नया कंपनी बताओ जो गार्प इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। तो दोस्तों, ये वो कंपनी है जहाँ पे मैं शायद बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। बहुत टाइम से रैडार में है, बहुत टाइम से मैंने वॉच लिस्ट में रखा है। तो ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइजेस के अंदर एक नया कंपनी को इस वीडियो में डिस्कस करने को जा रहे हैं। हाँ, पता है कि डिस्क्रिप्शन काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया है, कंपनी भी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का नाम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलिबार माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का। तो सबसे पहले तो कमेंट करके अब बताना ज़रूर कि कितने सारे लोगों को ये कंपनी का नाम पहले से पता था, एंड जिनको नहीं था आप लोग कमेंट में नो लिखना, जिनको पता था वो येस लिखना। ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, अरे मेरे को तो पता नहीं मैं नो कैसे लिखूँ, अब ज़रूर लिखना, ठीक है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग बिजनेसेस को हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। अभी वीडियो का जो पहला पार्ट है ना, हम उसी को रखते हैं कि कितने सारे बड़े इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इधर पे ना जब कंपनी का आईपीओ आया था, क्योंकि ये कंपनी का नाम ज़्यादा किसी को पता नहीं होगा, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो ये कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया, लिस्टिंग हुआ, एंड इसी वजह से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बट जब आईपीओ आता है ना, तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन शुरू होने से पहले एक एंकर बुक क्रिएट होता है, वहाँ पे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है वो निवेश करते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े एंकर लोग कौन थे इस आईपीओ में, आप नाम पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले नाम दिखता है क्वांट म्यूचुअल फंड का। क्वांट म्यूचुअल फंड अगेन, देन अगेन क्वांट, एंड उसके बाद अगेन क्वांट, ठीक है। तो क्वांट वालों ने तो काफ़ी पैसा डाला है इस कंपनी में। उसके बाद अशोका, इसको बहुत सारे लोग ट्रैक करते हैं, अशोका इंडिया इक्विटी। उसके बाद 3P इंडिया इक्विटी, प्रशांत जैन का फंड है जो पहले HDFC म्यूचुअल फंड में काम करते थे। देन हेलियोस स्मॉल कैप, ये मिस्टर समीर अरोड़ा के हैं, एंड हेलियोस तभी म्यूचुअल फंड में भी एंटर कर चुका है, एंड आप बोल सकते हो कि बहुत सारे लोग इस फंड को ट्रैक करते हैं। देन एबाकस का नाम मिस्टर सुनील सिंघानिया, आप सोच कर देखिए कितने सारे बड़े नाम देखने को मिलता है। एंड उसके बाद है दोस्तों कर्नेलियन, जो कि है विकास केवानी सर का, एंड उन्हीं का मैंने आपको एक स्टोरी बताया था अपर इंडस्ट्रीज़ में। तो इतने सारे बड़े बड़े नाम हमको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलता है। पहला क्वांट, देन अशोका, देन 3P, देन हेलियोस, देन एबाकस, देन कर्नेलियन। मतलब छः बड़े इन्वेस्टर का नाम तो दिख रहा है। इसके अलावा पता नहीं और भी कितने सारे इन्वेस्टर होंगे जिनका स्टेक में भी कम है, तो नाम पता नहीं चल रहा है। बट 6 तो बड़े, 6 इन्वेस्टर ने बड़ा स्टेक ले रखा है इस कंपनी का। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये कंपनी करता क्या है, काम क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली कोल एक्सट्रैक्शन एंड कोल लॉजिस्टिक्स का कामकाज करता है। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एंड एकदम बेसिक एंड सिंपल तरीके से सब कुछ बताते चलूँगा। एक बार नाम स्टॉक की बात कर लेते। 520 रुपये पे स्टॉक आज है, लास्ट डे मतलब कल के दिन 14 अगस्त को स्टॉक 4.5% के आसपास गिर गया था। 5 दिन के अंदर 10% डाउन, एक महीने के अंदर कोई रिटर्न नहीं, एंड 6 महीने के अंदर भी आपको कुछ वैसा ही दिखेगा। तो लिस्टिंग कब हुआ? लिस्टिंग हुआ 24 जुलाई को, मतलब अब तक इसने एक महीना भी कंप्लीट नहीं किया मार्केट में। एंड जो रिसेंट एक टॉप बनाया
तो वहाँ से स्टॉक 13% नीचे आ चुका है। अच्छी बात है कि इतने सारे बड़े इन्वेस्टर ने निवेश किया एंड स्टॉक अब तक भागा नहीं है, क्योंकि नाम देख के ही स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है। जैसे कि एबाकस ने जब नीलकमल में निवेश किया तो 1 महीने के अंदर स्टॉक 50% भाग गया। 1 महीना भी नहीं लगा, आई थिंक कुछ दिनों के अंदर 50% भाग गया। ये होता है, बड़े इन्वेस्टर्स जब निवेश करते किसी स्टॉक में ना, वो सस्ते वैल्यूएशन पे उसके बाद मिलता नहीं, वो काफ़ी महंगा हो जाता है, स्टॉक भागना शुरू कर देता है। बट इस कंपनी में वैसा नहीं है, ये उल्टा टॉप लेवल से नीचे आ चुका है 13% के आसपास। ऊपर से कंपनी का मार्केट कैप आज अगर आप देखोगे वो है 3,400 करोड़। स्टॉक का पीई रेशो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 22 का पीई रेशो है, 22 का पीई रेशो है, जो कि मेरे को रिजनेबल लगा। आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी, अच्छा है। हाँ, एक आप एंटीथेसिस पॉइंट में डाल सकते हो कि कंपनी में कर्जा काफ़ी है। 1120 करोड़ का कर्जा है एंड 3,500 करोड़ का कंपनी। आप ये कह सकते हो कि हाँ, कंपनी में कर्जा तो ज़्यादा दिख रहा है। बट कंपनी को आईपीओ से जो 500 करोड़ मिला है ना, उसमें से इन्होंने कहा कि हम 208 करोड़ जो है वो सीधा यूज़ करने वाले अपने कर्जे को नीचे लाने में। तो जब कर्जा कम होएगा तो क्या फ़ायदा होएगा कि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो आगे जाके वो फ़ायदा ही होने वाला है कंपनी के बिजनेस के लिए, जो कि फाइनेंशियल्स में दिखने वाला है। मैनेजमेंट ही का एक बार सीधा मैं आपको मैनेजमेंट का जो बातचीत है वो ही दिखा देता हूँ कॉन कॉल से। तो इधर पे हम आ चुके हैं कॉन कॉल में एंड कॉन कॉल का जो पूरा पीडीएफ है ना, मैंने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कहा एंड उसके बाद ही हम जाके वीडियो बना रहे हैं। एंड इसी वजह से ऐसे टाइप के वीडियो बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अदरवाइज़ कुछ भी दिखा दिया, कुछ भी बता दिया, ऐसे ना तो आपको फ़ायदा होगा एंड एट द एंड आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा खास। तो देखिए, इन्होंने कहा मैनेजमेंट ने कि हमको जो 500 करोड़ का फंड मिला है ना, उसमें से 208 करोड़ तो हम सीधा यूज़ करने वाले हैं अपना जो कर्जा है उसको कम करने में। ठीक है, देखिए 208 करोड़ फॉर डेट रन डाउन एंड 167 करोड़ यूज़ करेंगे न्यू इक्विपमेंट खरीदने के लिए एंड बाकी का 125 करोड़ जो है वो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं या जो लिक्विडिटी होता है बिजनेस का, उसमें यूज़ करने वाले। ठीक है, ओके। अभी क्या है ना कि कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा समझ लेते कि कंपनी एक्चुअली में करता क्या है। तो इधर पे एक इमेज आप देख सकते हो, इधर पे बहुत सारे गाड़ियाँ, बहुत सारे ट्रक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रक्स, ये जो फ्लीट है, ये इसी कंपनी के पास है, मतलब कंपनी खुद यूज़ करता है। एंड कंपनी ना कॉस्ट को लेके इतना सोचता है, जब मैंने कॉन कॉल पढ़ा तो पता चला, तो वहाँ पे मैनेजमेंट लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास कुछ कुछ गाड़ियाँ ऐसे भी है जो 15 साल पुराने हैं, जो 17 साल पुराने हैं। मतलब एक बार अगर हमने खरीद लिया किसी गाड़ी को, उसको आप हम निचोड़ लेते, मतलब उसका पूरा यूज़ कर लेते अपने बिजनेस में जितना हो सके। इससे पता चलता है कि मैनेजमेंट का माइंडसेट कैसा है। वो ऐसा ही नहीं कि बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी खरीद लिया, कभी भी उसको छोड़ दिया। एक बार खरीदा तो सोच समझ के खरीदा एंड उसके बाद उसको हम निचोड़ लेंगे पूरा। ऐसा ही कॉन कॉल में एक और इन्होंने कहा था, किसी ने पूछा कि अब तो अडानी पावर के साथ काम कर रहे थे तो वो बंद क्यों हो गया। तो मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए वहाँ पे कुछ लैंड इशू आ गया था एंड हमको पता था कि 5-6 महीने के लिए जो काम है वहाँ पे बंद रहेगा, तो हमने क्या किया, पूरा मशीन वगैरह उठाया, दूसरे प्रोजेक्ट में हम लेकर चले गए। तो ऐसा इनका माइंडसेट है। ओके, ठीक है। आते थोड़ा सा और नीचे, तो सबसे पहला एंड जो अभी मेन बिजनेस इनका बन चुका है वो है कोल माइनिंग का सर्विस। जैसे कि हमारा कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, तो कोल इंडिया जो है इनको काम देता है कि आप ये जो कोल माइनिंग का कामकाज है ना, हमारे बिहाफ पे आप संभाल लो। लॉजिस्टिक का कामकाज, मतलब कोल को इधर से उधर तक लेकर जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन, रूट ट्रांसपोर्टेशन, उसका कामकाज। देन जो रेक लोडिंग है, मतलब जो रेलवे का रेक होता है, तो वहाँ पे इनके मशीनरी के थ्रू अगर लोडिंग करना है वो भी ये कंपनी कर देता है। देन रेल कोऑर्डिनेशन सर्विस, मतलब इधर से उधर तक लेकर जाना है तो इंडियन रेलवे का कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हो, तो वो सारे सर्विसेज। एंड कोल ट्रेडिंग का भी कामकाज करता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कोल, वो कामकाज भी कंपनी करता है। अभी आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन एक जो आ रहा होगा, एक कोल के बिजनेस में है एंड कोल तो बेसिकली एक सनसेट इंडस्ट्री है, मतलब कोल का तो यूज़ धीरे धीरे करके कम होने वाला है, तो हम क्यों निवेश करें एक ऐसे कंपनी में जो कोल माइनिंग के बिजनेस में है या लॉजिस्टिक के बिजनेस में। ये एक सही क्वेश्चन है, अगर किसी के दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में भी आया था। बट जब मैंने इनका ऑर्डर बुक देखा ना, तो पहले तो ये लगा भैया एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो मैं फ्री हूँ कि मेरे कोई झमेला में आना ही नहीं है या ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, अरे कोल का तो डिमांड कम होगा, क्योंकि इनका ऑर्डर बुक का साइज़ इतना बड़ा है तो 3-4 साल तो ईजिली ग्रो कर सकते हैं।
दूसरा, मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए कोल का जो डिमांड है ना वो कम नहीं होने वाला है, क्योंकि जो पावर का पूरा जो पावर सेक्टर है वहाँ पे डिमांड इतना ज़्यादा है, वो हर महीने या हर साल इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो हर दिन इंक्रीज़ हो रहा है। ये मैनेजमेंट ने कहा अपने कॉन कॉल में। मतलब डिमांड बहुत है, अभी सडनली डिमांड कट हो जाएगा कोल का, ऐसा नहीं होने वाला है, वो डिमांड रहेगा। एंड इसके अलावा ये चीज़ भी इन्होंने बताया कि अगर कोल का डिमांड कम हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हम दूसरा डिग डाउन करेंगे, दूसरा मिनरल हम डिग डाउन करेंगे, तो वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम ओपन है ऑलवेज, एंड अपने बिजनेस को हम जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं ईजिली। ओके, अभी चलिए, बिजनेस हमने समझ लिया, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो जानते हैं, देन कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस वाला पार्ट है उसके ऊपर आएंगे। तो अभी अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाए तो लास्ट कुछ दिनों में पता है तो रिसेंट क्वार्टर मतलब जून क्वार्टर का नंबर कैसा था। जून में कंपनी का अगर आप देखेंगे सेल्स वो इंक्रीज होता है 67%, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। बट प्रॉब्लम जो आया वो प्रॉफिट साइड में आया, 21% कंपनी का प्रॉफिट गिर गया एंड 29 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया। ये आप कह सकते हो कि मेन रीज़न है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। अभी ऐसा क्यों हुआ, अगर आप देखेंगे तो जून में एक साल पहले 24% का मार्जिन था, इस बार कंपनी का 17% मार्जिन आया। तो जब भी कोई कंपनी का मार्जिन गिर जाता है तो तब एक क्वेश्चन उठता है कि आपका मार्जिन क्या आगे भी ऐसा गिरा हुआ रहेगा। अगर आगे भी ऐसा होता है तो मार्जिन गिरने के चलते हो सकता है प्रॉफिट ग्रो ना करे, एंड कुछ टाइम तक आपका प्रॉफिट ग्रो नहीं करेगा, अर्निंग ग्रो नहीं करेगा, तो हम भी ज़्यादा भाव नहीं देंगे। तो इसी वजह से स्टॉक नहीं चल रहा है। बट जब मैंने कौन कॉल पढ़ा अगेन, क्योंकि वहीं से सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा, एंड वो क्योंकि एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है या बोरिंग प्रोसेस हो जाता है, तो ज़्यादा कोई उस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता है। बट आप लोगों के पास टाइम कम है तो मैंने पूरा पढ़ लिया है, वहीं से बीच बीच में जो पॉइंट्स है मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो कंपनी से जब पूछा गया मैनेजमेंट से कि आपका मार्जिन गिरा, ऐसा क्यों, तो इन्होंने कहा कि देखिए वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। अगर आप एडजस्टेड मार्जिन देखेंगे हमारा वो 20% है। तो डीजल का जो दाम बढ़ गया, ये जो वेस्ट का वर्ड है उसके चलते, तो वो रीज़न है कि मार्जिन में इस टाइम में डेंट है। बट ये जो आईपीओ हमने लाया एंड 208 करोड़ जिससे हम कर्जा थोड़ा कम करेंगे, उससे क्या होगा कि हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट जो जाता है ना वो और कम हो जाएगा। देखिए क्वार्टरली 17 करोड़, 25 करोड़, 28 करोड़ इतना इंटरेस्ट भी इनका जा रहा था, बट अभी 208 करोड़ सीधा कर्जा कम कर देंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी इनका कम हो जाएगा। तो इन्होंने ओवरऑल मार्जिन गाइडेंस क्या दिया वो हम आगे जानेंगे, बट उससे पहले एक लॉन्ग टर्म जो व्यू है वो देख लेते कि कैसा है। 2020 में कंपनी का सेल्स था 220 करोड़। देन नेक्स्ट ईयर कोविड इम्पैक्टेड पीरियड, सबका बिजनेस खराब हुआ, इसका भी जो सेल्स है वो गिरा। 2022 में ग्रोथ, उसके बाद अगेन ग्रोथ, उसके बाद फिर एक और ग्रोथ, एंड उसके बाद कंटिन्यू ग्रोथ कंपनी पोस्ट करता गया। मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन है पहले 14-17 ऐसा, एंड देन इम्प्रूव होके लास्ट ईयर 2026 पे वो 26% पे चला आया मार्जिन। अच्छी बात है। जो कंपनी प्रॉफिट एक टाइम में 19 या 22 करोड़ का कमा रहा था वो आज 158 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, आ जाते और नीचे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे कर्जा तो वो है आज के दिन 1120 करोड़, बट कंपनी ने कहा कि इसको कम कर देंगे। एंड कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो भी इंक्रीज होकर आज के दिन 1400 करोड़ हो चुका है। तो काफ़ी एसेट इसके पास बिल्टअप हो चुका है इस टाइम पे। कैश फ्लो कंपनी जनरेट करता है, 2022 से 24 तक का डेटा है वो तो पॉजिटिव में ही था, एंड 2026 में 411 करोड़ का कंपनी का कैश फ्लो जनरेशन देखने को मिला है। तो इधर पे भी कंपनी जो है वो पास हो जाता है कि कैश फ्लो अच्छा है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको सिर्फ जुलाई का ही डेटा मिलेगा क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। एंड इधर पे अगर आप DII के अंदर आएंगे ना तो एबाकस का नाम देख सकते हो, क्वांट का नाम देख सकते हो, राइट। तो इधर पे नाम आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। FI के अंदर आई थिंक गोल्डमैन सैक्स का नाम मिलेगा, तो दिख नहीं रहा है, बट अगर आप साइड में ट्रेड्स के अंदर जाएंगे, बल्क डील के अंदर जाएंगे तो गोल्डमैन सैक्स का नाम मिल जाएगा, एंड वो लोग भी इन्वेस्टेड है। आप देखें गोल्डमैन सैक्स का नाम तो हमको वैसे एंकर बुक में नहीं दिखा था, बट इधर पे देख सकते हो उन्होंने 3,34,000 क्वांटिटी खरीदा, एंड कितने प्राइस पे वो भी देख सकते हो, लगभग 500 के आसपास। एंड एंकर बुक में जिनको मिला ना लगभग 424 के लेवल पे उनको मिला शेयर्स। ओके, ठीक है। सो पता है कि आप सभी लोगों को जानना है कि कंपनी ने आगे के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस दिया। बिजनेस मोटा मोटी हमने समझ लिया, फाइनेंशियल वगैरह देख लिया, एंड पता है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, ग्रोथ गाइडेंस भी बता दो। उसके लिए दोस्तों हम अगेन विजिट करने वाले हैं कंपनी का कॉन कॉल, एंड कॉन कॉल में आपको एकदम नीचे आ जाना है।
क्योंकि बहुत बार इनसे मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि आप थोड़ा सा गाइडेंस के बारे में बता दो, तो मैनेजमेंट ने यही कहा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लास्ट पार्ट में हम उसी के ऊपर बात करने वाले, ठीक है। तो लास्ट पार्ट जो मैनेजमेंट ने कहा वो एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द कॉल एंड थैंक यू फॉर आस्किंग us such a wonderful questions. Just to give a little bit of guidance on FY27, we are building on the robust order book of 9,125 crore, representing 5x of company's FY26 consolidated revenue. मतलब 2026 में जितना रेवेन्यू किया था उसका 5 गुना ऑर्डर बुक ऑलरेडी इस कंपनी के पास है। मतलब अगले कुछ सालों के लिए अच्छा खासा रनवे है एंड अच्छा खासा ऑर्डर बुक इनके पास है, तो वो कोई चिंता वाली बात नहीं है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। दिस प्रोवाइड्स द कंपनी विथ ए स्ट्रॉन्ग मल्टी ईयर रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड वी विल बी डूइंग ए रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ अबाउट 45 to 50% YOY. This is driven by full year execution of orders which we have currently. Apart from that, we are targeting that EBITDA growth will be 35% plus year on year, subject to fuel cost spikes which we are expecting to normalize, and this will also be led by fleet and ERP lead efficiency which are targeting in the current year. पैट ग्रोथ के बारे में भी इन्होंने बोला कि 35% हमारा पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो होने वाला है। एंड कैसे होगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम काफ़ी ज़्यादा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको सेव कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा कर्जा कम होगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते भी इनको फ़ायदा मिलेगा। एंड देन वी आर ऑल्सो स्केलिंग अप आवर फ्लीट एंड कैपेसिटी एंड इक्विपमेंट ड्यूरिंग दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस ईयर। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐड किया है लास्ट में कॉन कॉल के, एंड ये ओवरऑल इनका गाइडेंस वाला पार्ट है। ओके, अगेन समराइज कर देते हैं आपके लिए। सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ कितना होगा, 45 to 50%, EBITDA ग्रोथ होगा 35% प्लस, प्रॉफिट ग्रोथ होगा 35% प्लस, एंड कंपनी का जो ऑर्डर बुक का साइज़ है वो है 9,125 करोड़। मतलब 2026 में जितना बिजनेस किया था उसका 5 गुना ऑर्डर बुक लेके कंपनी अभी बैठा है ना। ऑलरेडी काफ़ी सारे टेंडर में भी इन्होंने अप्लाई कर रखा है, मतलब ऑर्डर्स भी तो मिलने वाले इसी बीच। तो ओवरऑल दोस्तों ये है कंपनी का गाइडेंस पार्ट जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अभी ना इधर पे थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, कंपनी क्या बता रहा है कि हमारा प्रॉफिट 2026 में जितना था, कितना था 2026 में इनका प्रॉफिट था 158 करोड़। ओके, तो 158 करोड़ इनका प्रॉफिट था 2026 में। ये कह रहे हैं कि हम 35% का ग्रोथ लाने वाले। इसका क्या मतलब बनता है, 158 करोड़ एंड अगर 35% का ये जो है ग्रोथ लाए प्रॉफिट में, तो 213 करोड़ 213 करोड़ इतना प्रॉफिट ये करने की बात कर रहे हैं। कब, 2027 फाइनेंशियल ईयर में। एंड मार्केट कैप अभी अगर आप देखोगे तो 3,400 करोड़ है। एंड अगर मान लेते कि जितना कंपनी ने प्रॉफिट गाइड किया उतना अगर हो जाता है, एंड तब कंपनी को आज 22 का पी मिलता, तब भी मान लेते कि 22 का पी मिलेगा, तो कंपनी का मार्केट कैप 4,700 करोड़ के आसपास जा सकता है। इंटरेस्टिंग होगा देखना क्या होता है, बट इतना हो सकता है मैनेजमेंट गाइडेंस के हिसाब से। ये तो 2027 की बात है, बाकी 2028-29 भी इंटरेस्टिंग होगा आई होप। एंड यही रीज़न है कि इस कंपनी को मैंने तुरंत अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, एंड बहुत जल्द शायद मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा इस कंपनी के स्टॉक में, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसे अपडेट आते हैं कि इतने सारे स्मार्ट प्लेयर्स ने निवेश किया है तो स्टॉक सस्ते दाम पे सस्ते वैल्यूएशन पे मिलता नहीं है। बट ये स्टॉक में लास्ट कुछ समय में गिरावट हुआ है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट, बट रिजल्ट के बाद जिन लोगों ने कंपनी का कॉन कॉल पढ़ा उनको पता है कि ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाला चीज़ नहीं है। एंड हाँ, एक और चीज़ बता दें कि इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो अभी माइनिंग के थ्रू आता है, एंड माइनिंग में भी आप कह सकते हो कि कोल इंडिया से ही इनका 80% जो माइनिंग का रेवेन्यू है वो आता है। कोल इंडिया के अलावा और भी काफ़ी सारे माइनिंग कंपनीज़ है जहाँ से ये जो कंपनी है वो अपना बिजनेस लाता है। ठीक है, तो ओवरऑल दोस्तों ये है अपडेट। एंड कुछ टेक्निकल वर्ड शायद आपको वैसे जब आप खुद पढ़ने जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते, इधर पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे तो इधर पे साइट का तो एक तो नाम मिल जाएगा, उसके बाद इनके ऑपरेशंस मिल जाएंगे, उसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे और आए तो इधर पे भी आपको गाइडेंस वाला पार्ट मिल जाएगा पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर। आप देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 45 से लेके 50% होगा, पैट ग्रोथ 35%, EBITDA ग्रोथ 35%। तो इधर से भी आके आप चेकआउट कर सकते हो।
थोड़ा सा अगर और नीचे आए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आई थिंक आपको जो इधर पे कॉन्कॉल इधर पे ही मिलेगा। तो इधर पे ना एक वर्ड है, तो उसका मतलब बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं, तो एक बार तो वो वर्ड मैं ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। माफ़ कीजिएगा कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे जो अपडेट्स है वो मिला होगा एंड एक नए कंपनी के बारे में पता चला होगा। तो यस, यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर ओवरबर्डन रिमूवल, ये वर्ड बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा। अब ये ओवरबर्डन रिमूवल का क्या मतलब है? देखिए इसका सिंपल मतलब है कि जब आप कोल माइनिंग करते हो, ठीक है, कोल आपको मिट्टी के ऊपर तो मिलेगा नहीं, वो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ मिलता है। तो सबसे पहले कोल माइनिंग जब आप करते हो तो आपको ऊपर वाला पार्ट निकालना पड़ता है। मतलब पहले आप सॉइल निकालोगे, उसके बाद क्ले जो होता है वो निकालना पड़ता है, उसके बाद रॉक्स होंगे, पत्थर, वो निकालना पड़ता है ना, उसके नीचे जाके आपको कोल मिलता है। तो ये जो ऊपर वाले काम का जो ना कि ऊपर वाले को हटा दो, ऊपर ऊपर से आप इसको हटाओ, ओवरबर्डन को हटाओ, तो ये काम काज भी कंपनी करता है। ऐसा नहीं कि हर जगह में इनको माइनिंग का ही ऑर्डर मिलेगा, हो सकता है कि कुछ जगह में इनको ओवरबर्डन का भी, ओवरबर्डन रिमूवल के ऑर्डर मिले, कहीं पे इनको ओवरबर्डन प्लस आप कोल भी निकालो, उसको भी एक्सट्रैक्ट करो, तो उसका ऑर्डर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये वर्ड का मतलब भी आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है। अभी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपका क्या व्यू है स्टॉक के ऊपर, या कितने सालों को पता था, नहीं पता था, कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यस, अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स अगर आपको चाहिए डेली बेसिस पे तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब में, या वैसे भी अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर भी बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।